ये वीडियो खास तौर पे हमारे कुछ दर्शकों और दोस्तों के आग्रह पे तैयार किया जा रहा है। हुआ क्या कि इलेक्शन का सीजन आ गया है। इलेक्शन का सीजन मतलब सर्वे का सीजन। और अभी परसों इंडिया टुडे जो पत्रिका है, उसने एक बड़ा सा सर्वेक्षण करवा के आज तक पे, इंडिया टुडे पे, मैगजीन में, सब पे छाप दिया है। और हेडलाइन बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मोदी जी तो तीसरी बार जीत के आ रहे हैं। अब दोस्तों ने फोन किया, भाई आपकी क्या राय है, सर्वे ने तो ऐसा कह दिया है। मैंने कहा भैया मैं भविष्यवाणी का काम नहीं करता, अब भविष्य बनाने का काम करता हूं, बताने का नहीं। उन्होंने कहा फिर भी आपको पता तो है कि क्या गड़बड़ है, जरूर कुछ सरकार का खेल है। और मैं कहता हूं कि नहीं, सर्वे से डील करने का तरीका ये नहीं है। उसकी नीयत पे शक करना, किसी का पैसा, ये सब भी खेल होते हैं। लेकिन किसी भी सर्वे को समझना है तो उसके अंदर घुस के देखिए। और चूंकि इतने दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया, तो मैं आपको 5 चीज बताता हूं इस सर्वे को समझने के लिए, और इस जैसे इतने सर्वे जो अब आएंगे उन्हें समझने के लिए। पहली बात, ये सर्वे टेलीफोन इंटरव्यू पर आधारित है। ये कहीं लिखा नहीं हुआ है, ध्यान से। लेकिन कभी भी किसी सर्वे को देखें ना, तो उसका मेथडोलॉजी नोट देखा कीजिए, ये वाला। इसमें एक शब्द है कैटी, CATI। ये कैटी क्या होता है? कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यू। मतलब कि जैसे सर्वे हम किया करते एक जमाने में, मतलब कि हमारे स्टूडेंट्स, दूसरे लोग जाते थे, किसी का घर का दरवाजा खटखटाते थे, कहते थे मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज कर लूं। और फिर उसके बाद आमने सामने बैठ के बात होती थी, मुखामुखम। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये टेलीफोन पे किया गया है। टेलीफोन का नंबर लिए, पूरी जितनी भी कंपनियों के जितने भी नंबर मिल सकते थे, और उसको रैंडमली पिक किया, वहां फोन किया, जिन लोगों ने जवाब दिया उनसे बात की। इसमें बेईमानी नहीं बता रहा मैं, लेकिन इसके 2 असर याद रखिए। पहला, कि जब टेलीफोन पे आप बात करते हैं, जिस व्यक्ति को आप आंख से देख नहीं रहे, उसको जवाब देते वक्त थोड़ा सा, कम से कम मैं तो झिझकता हूं, कौन है, क्या है, कैसी बात हो रही है। लेकिन दूसरी, उससे भी महत्वपूर्ण बात ये कि टेलीफोन क्या सबके पास होता है? हम सोचते हैं सबके पास होता है, मोटे तौर पे सोचते हैं भाई हर एक, आजकल तो हर कोई टेलीफोन लेके घूमता है। लेकिन एक्चुअली जब पूरे देश में देखें, एनएसएस ने चेक किया 2 साल पहले कि देश में 73% लोगों के पास टेलीफोन था, 73% घरों में टेलीफोन था। पिछले साल सीएसडीएस ने केवल इस बात पे सर्वे किया और पाया कि देश के 69% लोगों के हाथ में टेलीफोन है। मतलब अभी भी 31% लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में टेलीफोन नहीं है। और ये सब तरह के लोग तो नहीं है, है ना? कौन? जो सबसे गरीब हैं, उनमें 51% के हाथ में टेलीफोन नहीं है। बुजुर्गों के हाथ में कम है। मतलब जब आप टेलीफोन से इंटरव्यू करेंगे, तो आपको हर तरह के लोग नहीं मिलेंगे, कुछ खास तरह के लोग। जो सबसे नीचे के 20%, 25% लोग हैं, जिनके पास टेलीफोन है ही नहीं, वो आपके सर्वे से बाहर हो जाएंगे। अब क्या ये लोग सारे उसी तरह से वोट डालते हैं, उनके पॉलिटिकल ओपिनियन वैसे ही हैं जैसे बाकियों के हैं? सीएसडीएस के सर्वे ने इसको भी चेक किया था, पिछले साल का ही सर्वे है। उन्होंने देखा कि जिन लोगों के पास टेलीफोन था, उनमें से 41% कहते हैं हम बीजेपी को वोट डालते हैं, और जिनके पास नहीं था, उनमें से 35% कहते हैं। मतलब जिन लोगों का टेलीफोन की ना होने की वजह से इस सर्वे में शामिल ही नहीं है, वो बीजेपी को कम वोट देने वाले हैं। सर्वे को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, लेकिन याद रखिए कि बॉटम 20%, 25% इस सर्वे से बाहर हैं। आप पूछेंगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमने वेटेज दे लिया है। मैं जानता हूं वेटेज देने के तरीके होते हैं, लेकिन अगर आप, वो तब होता है कोई 45% हो, आपको उसको 48 करना हो, तब आप वेटेज दे सकते हैं। अगर 25% को, 30% को आपने छोड़ दिया है, उसको वेटेज से ठीक करने का कोई तरीका नहीं। दूसरी बात, मार्जिन ऑफ एरर। हर सर्वे कहता है कि हमारा अनुमान है, अनुमान थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कितना ऊपर नीचे हो सकता है सर्वे खुद बताता है, 2% प्लस माइनस। मतलब जब ये सर्वेक्षण कहता है कि बीजेपी को 42%, एनडीए को 42% वोट आएगा और इंडिया कोalition को 37% वोट आएगा,
अगर 2% का एरर है तो 42 का 40 हो सकता है और वो 37 का 39 हो सकता है। आप कहेंगे थोड़ा सा बारीक फर्क है, बारीक नहीं है। इतने फर्क से 2% वोट इधर से उधर होने पे कम से कम 40 सीट का फर्क पड़ सकता है। मतलब जहां ये सर्वेक्षण कहता है कि बीजेपी को 304 सीट आएंगे, याद रखिए सारी राम लहर और अयोध्या मंदिर उसके बाद ये हुआ है, उसके बाद भी ये कहते हैं बीजेपी को 304 सीट आएगा, पिछली बार से 1 सीट ज्यादा। अगर 2% की एरर इस तरफ है तो ये आसानी से 264 हो सकता है, 260 हो सकता है। इस सर्वेक्षण का, मैं बाहर से नहीं कह रहा हूं, मैं केवल इस सर्वेक्षण का अनुमान बता रहा हूं। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये सर्वे कहता है कि हमारे अनुमान में लोकल लेवल पे, मतलब स्टेट लेवल पे 5% की ऊंच नीच हो सकती है। मतलब कि जिस पार्टी को कर्नाटका में, जैसे इन्होंने कहा कि कांग्रेस को 53%, कांग्रेस को 42% वोट बता रहे हैं और बीजेपी को 53% वोट बता रहे हैं, 5% का मार्जिन अगर इस तरफ हुआ तो ये मामला हो सकता है 47 और 48 बिल्कुल बराबरी पे पहुंच जाए। मतलब ये जैसा दिखाया जा रहा है जरूरी नहीं वैसा। अब आप कहेंगे कि गलती दूसरी तरफ भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मैं केवल ये कह रहा हूं, केवल इस आधार पर आप ये निष्कर्ष न निकालें, क्योंकि ये सर्वे में अभी मार्जिन ऑफ एरर है। हर सर्वे में होता है, इन्होंने बता दिया है। और ये भी याद रखिए अभी वोट डले नहीं, खैर उस पर बात। अब तीसरी बात, अब हम सर्वे के अंदर घुस के देखते हैं। आमतौर पे क्या होता है, जब सर्वे में हम देखते हैं तो सिर्फ सीट वोट देख के कौन जीत रहा है और बंद कर देते हैं। अंदर घुस के देखिए, खास तौर पे अर्थव्यवस्था के बारे में लोग क्या कह रहे हैं। याद रखिए इसमें अभी भी बॉटम के 20% लोग शामिल नहीं है, लेकिन जो 80% ऊपर वाले हैं वो भी क्या कह रहे हैं। उनसे पूछा जाए कि देश में क्या अनएम्प्लॉयमेंट की हालत चिंताजनक है, हाँ काफ़ी चिंताजनक है। 71% लोग कहते हैं हालत या तो चिंताजनक है या बहुत चिंताजनक है। 54% कहते हैं बेहद चिंताजनक है। चलिए चिंताजनक तो है, मोदी सरकार ने इसके बारे में क्या किया है, अच्छा किया है, नहीं किया है, संतोषजनक है। सिर्फ 32% कहते हैं कि सरकार ने कुछ ठीक ठाक काम अनएम्प्लॉयमेंट के लिए किया है। 25% कहते हैं खास नहीं किया और 31% कहते हैं कुछ नहीं किया। ध्यान रखिए, अनएम्प्लॉयमेंट समस्या है, मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। उनसे पूछिए आपके घर की अर्थव्यवस्था पे, घर की माली हालत पे महंगाई का कितना असर हुआ। 62% लोग कहते हैं कि हालत महंगाई से इतनी खराब है कि घर का गुजारा नहीं चल रहा। 62%, ये कोई नीचे के 5-10% नहीं कह रहे हैं। और ये सोच लीजिए इसमें से अभी नीचे वाले 20% तो गायब ही हैं, फिर भी वो कह रहे हैं गुजारा नहीं चल रहा है। जब से मोदी जी की सरकार आई है, आपके परिवार की आर्थिक हालत कैसी है? पहले से बेहतर हुई है, कहते हैं 33%। 35% कहते हैं पहले से खराब हुई है। 29 कहते हैं पहले जैसी है। मतलब दोनों को अगर जोड़ दें तो 2/3 64% लोग कह रहे हैं हमारी हालत में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है पिछले 10 साल में। अच्छा, तब नहीं हुआ, आगे इम्प्रूवमेंट होगा, इस पर भी विश्वास नहीं है लोगों को। सिर्फ 25% कहते हैं कि मेरी सिचुएशन इम्प्रूव होगी। 30% कहते हैं खराब होगी, बाकी कहते हैं वैसी रहेगी। मतलब 2/3 लोग कहते हैं कि अब सिचुएशन वैसी रह जाए बहुत है, या फिर सिचुएशन और ख़राब होगी। तो भाई आपकी ख़राब होगी तो किसकी अच्छी है, इस पे भी सवाल है। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा सर्वे के अंदर घुस के देखना चाहिए, उसी में आपको जवाब मिलेंगे। वो पूछते हैं कि इस सरकार के काम से क्या अमीरों और गरीबों के बीच में फासला बढ़ा है, अमीर और अमीर हुए हैं, गरीब और गरीब हुए हैं, ऐसा हुआ है? हाँ, 45% कहते हैं कि हाँ ऐसा हुआ। सिर्फ 37% कहते हैं नहीं। मतलब ये बताने वालों की संख्या ज़्यादा है कि अमीर ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं। फिर सीधा सवाल, इस पार्टी की, मोदी सरकार की नीतियों से सबसे ज़्यादा फायदा किसे मिला है? 52% कहते हैं बिग बिजनेस को।
बड़े लोगों को, उन्होंने अडानी का नाम नहीं दिया है उत्तर में, नहीं तो वो भी बोल देते। 52% कहते हैं बड़े लोगों को फ़ायदा हुआ है, सिर्फ 8-9% कहते हैं किसान को हुआ है, 6% कहते हैं मजदूर को हुआ है, 15% कहते हैं, बाकी सब कहते हैं इस सरकार की नीतियों से बड़े लोगों को फ़ायदा हुआ है। अब आप देखिए, यही अर्थव्यवस्था की तस्वीर हम लोग बार बार कह रहे हैं ना। ये सर्वेक्षण जो कि बॉटम के 1/4 लोग जिससे बाहर हैं, ऊपर के लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि नहीं, हालत बहुत ख़राब है, महंगाई से, बेरोजगारी से, गरीब अमीर के फासले से देश त्रस्त है। वोट का सवाल अलग है, ये जो मूड है अर्थव्यवस्था पे बहुत ख़तरनाक है, बहुत नेगेटिव है, लोग निराश हैं, गुस्सा है। अब चौथी चीज़, अर्थव्यवस्था नहीं, अब राजनीतिक व्यवस्था देखिए। मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो सर्वे पूछता है लोगों से कि क्या इस सरकार के आने के बाद से करप्शन कम हुआ है? बराबर, जितने कहते हैं कम हुआ, उतने ही कह रहे हैं कि ना, कम तो नहीं हुआ। मतलब ये कार्ड तो नहीं चलता। विपक्षी कहते हैं कि लोकतंत्र को खतरा है। लोगों से पूछा गया कि क्या देश में लोकतंत्र को खतरा है? ध्यान से देखिए इस फिगर को। 46% लोग कह रहे हैं खतरा है, बाकी 39 कह रहे हैं नहीं। जो बाकी है उनका कोई ओपिनियन नहीं है। मतलब वोट सरकार को देने की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में कह रहे हैं कि खतरा है लोकतंत्र को। जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया कि क्या सरकार एजेंसियां का इस्तेमाल कर रही है, ईडी, ये जिसमें इलेक्शन डिपार्टमेंट बोलता हूँ बीजेपी का, ईडी, सीबीआई, सरकार क्या इसका बेजा इस्तेमाल कर रही है विपक्षियों को तंग करने का? इससे भी लोग सहमत हैं। यहाँ भी 46% लोग कहते हैं कि हाँ, सरकार बेजा इस्तेमाल कर रही है, गलत कर रही है, विपक्षियों को प्रताड़ित करने के लिए कर रही है। 37% कहते हैं कि ऐसा नहीं। और लोगों से पूछा गया कि क्या आप खुल के अपनी बात कह सकते हैं? अब याद रखिए, जो खुल के बहुत कह नहीं पाएगा वो सर्वे में भी शायद खुल के नहीं कहेगा, और टेलीफोन पे तो नहीं कहेगा। फिर भी जब लोगों से कहा कि आप खुल के पॉलिटिक्स के बारे में और धर्म के बारे में अपने विचार रख पाते हैं, तो सिर्फ 47% हैं जो फ़ोन पे कह रहे हैं कि हाँ मैं रख पाता हूँ। 41% लोग फ़ोन पे कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं खुल के बात नहीं रख सकता अपनी। देश में भय है, प्रताड़ना है, लोकतंत्र पे खतरा है, और करप्शन के मामले में इम्प्रूवमेंट नहीं। निष्कर्ष आप निकाल लीजिए। और पांचवी और आखिरी बात, जैसा रवीश कुमार कहते हैं ना, टीवी थोड़ा कम देखा कीजिए। उसी तरह से मैंने सर्वे किया है, मैं आपको कहता हूँ सर्वे थोड़ा कम देखा कीजिए। इस देश में ज़रूरत से ज़्यादा सेफोलॉजिस्ट हैं, हर कोई, हर पान की दुकान से लेके कहीं पे भी बैठे हुए, पार्क में बैठे हुए अंकल, सब सेफोलॉजिस्ट हैं। और मैं बार बार कहता हूँ ये उसके बारे में कीजिए, बारिश के बारे में भविष्यवाणी की जाती है। जो काम हमने करना है उसके बारे में भविष्यवाणी क्या, वो तो हमें करना है ना। इसलिए सेफोलॉजी कम कीजिए, सर्वे कम देखा कीजिए। याद रखिए, चुनाव दौड़ तो है, लेकिन अभी उस दौड़ में एक कदम भी नहीं लिया गया है। ये सर्वे वगैरह केवल अनुमान है कि आज से 2.5-3 महीना बाद कोई व्यक्ति क्या करने की सोच रहा है। अभी तक एक भी व्यक्ति ने वोट नहीं डाला है। होगा वो जो हम चाहेंगे। चुनौतियां हैं, लेकिन संभावनाएं भी हैं। तो आखिर में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये 4 पंक्तियां, हम असमर्थताओं से नहीं, संभावनाओं से घिरे हैं। हर दीवार में द्वार बन सकता है, और हर द्वार से पूरा का पूरा पहाड़ गुजर सकता है। शक्ति अगर सीमित है तो हर चीज़ अशक्त भी है। भुजाएं अगर छोटी हैं तो सागर भी सिमटा हुआ है। सामर्थ्य केवल इच्छा का दूसरा नाम है। याद रखिए, सामर्थ्य केवल इच्छा का दूसरा नाम है। जीवन और मृत्यु के बीच जो भूमि है वह नियति की नहीं, मेरी है। तो मूड ऑफ द नेशन देखिए, अपना मूड खराब मत कीजिए, आगे बढ़िए,
और वो कीजिए जो करना है।